आज के इस वीडियो में क्लास 12 फिजिक्स बिहार बोर्ड VVI का ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। उसमें हम लोग आज सेट 9 को देखेंगे। ठीक है, तो इसके पिछले वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो इसी के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप उस पूरे वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? विद्युत तीव्रता का विमीय सूत्र है। तो विद्युत तीव्रता, सबसे पहले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको समझना होगा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है? तो E = F/में Q हो जाता है। ठीक है, यहीं से हम लोग रखते हैं F का बीमा mL T−2 अपॉन में आवेश का बीमा AT। इसी को सॉल्व करते हैं तो mL T−3 A 1 आ जाता है। ठीक है, क्योंकि T को और A को ऊपर भेज दिए, यही आपका बीमा हो जाता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसका मात्रक भी क्या होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक? तो बल का मात्रक न्यूटन और आवेश का मात्रक कूलम। तो न्यूटन प्रति कूलम, या इसी को बोला जा सकता है NC इनवर्स। ठीक है, एक और भी मात्रक होता है, हम लोग इसको लिखते हैं विभव प्रवणता से। क्या लिखते हैं? E = -dV अपॉन में dx। तो ये फॉर्मूला से हम लोग एक और भी मात्रक इसका निकाल देते हैं, वो आपका हो जाता है वोल्ट प्रति मीटर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। एक बिंदु आवेश Q से r दूरी पर विद्युत विभव का मान होता है। तो एक बिंदु आवेश Q से r दूरी पर जो विद्युत विभव का मान होता है वो होता है KQ अपॉन में R। ठीक है, यही K को लिख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में R। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, यदि दूरी उरी की बात नहीं किया जाए तो विद्युत विभव का जो फॉर्मूला होता है V = W अपॉन में Q हो जाती है। विद्युत विभव का जो मात्रक होता है वो होता है वोल्ट। क्या होता है? वोल्ट। ठीक है, एक और भी मात्रा की फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, जूल प्रति कूलम भी निकाला जा सकता है। कोई दिक्कत? समझ रहे हैं इस बात को? चलिए आगे का क्वेश्चन देखिए। समांतर पट्टिका संधारित्र में पट्टिकाओं के बीच परावैद्युत पदार्थ डालने पर धारिता क्या होगी? धारिता बढ़ती है, घटती है, अपरिवर्तित रहती है, शून्य हो जाती है। तो जब आप समांतर प्लेट पट्टिकाओं के बीच या समांतर पट्टिका संधारित्र के बीच आप परावैद्युत पदार्थ डालते हैं, ठीक है, परावैद्युत पदार्थ डालते हैं तो संधारित्र की धारिता बढ़ती है। ठीक है, कितना बढ़ती है? तो संधारित्र की धारिता परावैद्युत पदार्थ के पहले की तुलना में उसके मल्टीपल हो जाती है। ठीक है, इसका फॉर्मूला भी होता है कि C = K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में D। ठीक है, जहाँ K क्या है? आप परावैद्युत पदार्थ है का वैल्यू। ठीक है, अब यदि K = 1 निर्वात के लिए होता है, निर्वात के लिए परावैद्युत पदार्थ का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, या वायु के लिए, इस बात को आप समझ रहे होंगे। तो यहाँ पे 1 डालते हैं तो निर्वात के लिए जो फॉर्मूला आ जाता है संधारित्र की धारिता के लिए, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में D। तो ठीक है, यहाँ पे K का वैल्यू डाल रहे हैं तो असल में बढ़ेगी ही, समझ रहे हैं। अगला क्वेश्चन, किरचॉफ का द्वितीय नियम किसके संरक्षण पर आधारित है? तो किरचॉफ के द्वितीय नियम को हम लोग लूप नियम कहते हैं। यह आपका ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, किरचॉफ का प्रथम नियम की बात आ जाए, किरचॉफ का प्रथम नियम ये आपका आवेश संरक्षण के सिद्धांत को पालन करता है। किसके संरक्षण को? आवेश संरक्षण के सिद्धांत को। ठीक है, सिद्धांत को, यही दोनों किरचॉफ के प्रथम नियम और द्वितीय नियम को हेल्प से ही हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ते थे। क्या पढ़ते थे? व्हीटस्टोन ब्रिज। तो यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है कि व्हीटस्टोन ब्रिज किसको मापता है? तो ये उच्च एवं निम्न प्रतिरोध को, उच्च एवं निम्न प्रतिरोध को। ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज उच्च एवं निम्न प्रतिरोध दोनों को मापता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन,
इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, एक ऊर्जा की इकाई होती है। क्या होती है? ऊर्जा की इकाई, ऊर्जा का मात्रक होती है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा किसको मापा जाता है? ऊर्जा को। ठीक है। धारा को किसके द्वारा मापा जाता है? तो एम्पियर के रूप में मापा जाता है। विभवांतर को किस में मापा जाता है? तो वोल्ट के रूप में मापा जाता है। आवेश को किसके रूप में मापा जाता है? तो कूलम के रूप में मापा जाता है। इस बात को समझ रहे हैं? ठीक है। जो ऊर्जा का जो मात्रक और भी होती है, इसको किलोवाट घंटा भी कहते हैं। ये भी ऊर्जा का मात्रक है। ऊर्जा का मात्रक जूल भी है। ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर पूछ लिया जाए कितना जूल? तो 1.6 गुने 10 के पावर -19 जूल। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। एक पतले तार का प्रतिरोध R है। यदि उसे खींचकर इसकी लंबाई 3 गुनी कर दी जाए तो नया प्रतिरोध होगा। देखिए, यह एक पतला तार है। ठीक है। इसकी प्रतिरोध क्या है? R। तो इसकी प्रतिरोध R बराबर क्या फॉर्मूला होगा? रो L अपॉन में ये। अभी इसका प्रतिरोध हुआ। ठीक है। इसको खींचा गया, इसको क्या किया गया? खींचकर। ठीक है। खींचकर इसकी लंबाई को, जो नया लंबाई हो, पहले की तुलना में क्या कर दिया गया? 3L कह दिया गया। पहले लंबाई कितनी थी? L। पहले की क्षेत्रफल, इसके काट का क्षेत्रफल क्या थी? A। अभी इसकी लंबाई को खींचकर क्या कर दिया गया? 3L कर दिया गया। ठीक है। अब इसका काट का क्षेत्रफल भी बदल गया होगा। ये काट का क्षेत्रफल बदल गया होगा। तो काट का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? देखिए, आयतन तो सेम होगा, पहले का आयतन। ठीक है। मतलब मान लीजिए नए का आयतन और पहले का आयतन सेम होगा। तो नए का आयतन क्या बोल सकते हैं? इसको लंबाई गुने चौड़ाई, ये गुने ऊंचाई, तो इसको बोलते हैं लंबाई गुने चौड़ाई को क्षेत्रफल गुने लंबाई। इसको लिख सकते हैं खींचने के बाद के क्षेत्रफल, खींचने के बाद का क्षेत्रफल और लंबाई खींचने के बाद का, इसको L डैश मान लिए। आयतन पहले का आयतन, तो पहले का आयतन के क्या बोल सकते हैं? क्षेत्रफल गुने लंबाई। देखिए, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई ना रख के लंबाई गुने चौड़ाई को हम क्षेत्रफल लिख देते हैं और लंबाई का लंबाई रह जाता है। तो क्षेत्रफल गुने लंबाई भी एक तरह का क्या होता है? आयतन ही होता है। तो यहाँ से A डैश रहने देते हैं। नए का L कितना आता है? 3L। क्या करेंगे? इंटू 3L इक्वल टू A का A रहने दीजिए, L का L रहने दीजिए। देखिए, L से L कट गया। जो नए का क्षेत्रफल जो आया है वो पहले के एक थी आया गया है। समझ में आया? तो यहाँ से हम लोग क्या पता कर लिए? A डैश का पता कर लिए, A अपॉन में 3। तो आपको क्या पता करना है कि नया प्रतिरोध क्या होगा? तो यही प्रतिरोध R डैश बराबर रो रहने दीजिए, R डैश बराबर रो L डैश अपॉन में A डैश। तो R डैश कैसे निकलेगा? रो L कितना है? L 3L है, अपॉन में A डैश कितना है? A अपॉन में 3 है। तो R डैश का जो वैल्यू आएगा 3 ऊपर जाएगा तो 3 तिहाई 9 हो जाएगा। रो L अपॉन में ये, इसके जगह पे पुरनका R रख देते हैं तो R डैश इक्वल टू 9 R। ठीक है। तो इसके आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है। समझ में आया होगा आसान तरीका से। ऐसा क्वेश्चन एक दो आता है ये। अगला क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक ऑप्शन ए हो जाएगा, टेस्ला होती है। ठीक है। और भी कुछ मात्रक ध्यान में रखना हो तो रख लीजिए, क्योंकि एग्जाम में आता है। चुंबकीय क्षेत्र की मात्रक तो एक टेस्ला हो जाता है, एक होता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। अगला मात्रक होता है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। ये भी किसका मात्रक होता है? ये भी आपका चुंबकीय क्षेत्र का ही होता है। एक और मात्रक हो सकता है केजी प्रति कूलम सेकेंड। ये भी किसका मात्रक होता है? चुंबकीय क्षेत्र का ही मात्रक होता है। चुंबकीय क्षेत्र का सीजीएस मात्रक गॉस होता है। सीजीएस मात्रक क्या होता है? गॉस। ठीक है। गॉस एक टेस्ला बराबर जो होती है ना 10 के पावर 4 गॉस होती है। इस बात को ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन,
चाहे यहाँ समझिए बेवर किसका मात्रक होता है? बेवर चुंबकीय फ्लक्स का, किसका होता है? चुंबकीय फ्लक्स का। हेनरी किसका मात्रक होता है? तो स्वप्रेरण या अन्योन्य प्रेरण, स्वप्रेरण या अन्योन्य प्रेरण, अन्योन्य प्रेरण का। ठीक है। फैराडे किसका मात्रक होता है? तो संधारित्र की धारिता का, धारिता का मात्रक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की बीमा होती है। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की बीमा होती है, तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की जो बीमा हो जाती है ये आपका AL स्क्वायर हो जाएगी। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की जो बीमा होती है ये AL स्क्वायर हो जाती है। अब मात्रक क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? मात्रक एम्पियर मीटर स्क्वायर। ये आपका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का क्या है? मात्रक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक गैल्वेनोमीटर को ए मीटर में बदलने के लिए क्या जोड़ना चाहिए? तो गैल्वेनोमीटर को ए मीटर में बदलने के लिए समांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध को जोड़ना चाहिए या शंट। जोड़ने को ही हम लोग क्या कहते हैं? शंट करना। ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। एक गैल्वेनोमीटर को ए मीटर में बदलने के लिए आपको समांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध को जोड़ा जाता है। यदि गैल्वेनोमीटर को आपको वोल्ट मीटर में बदलने के लिए तो श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध को जोड़ते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर, उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा के जाने पर घटता है। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, स्वप्रेरकत्व का एसआई मात्रक होता है। स्वप्रेरकत्व का एसआई मात्रक होता है तो ये हो जाता है हेनरी। ठीक है। हेनरी या आपका अन्योन्य प्रेरण का भी मात्रक यही होता है, अन्योन्य प्रेरण या प्रेरकत्व। इसका भी मात्रक क्या हो जाएगा? अन्योन्य प्रेरकत्व का भी मात्रक हेनरी हो जाएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन बी। बेवर किसका मात्रक हो जाएगा? चुंबकीय फ्लक्स का, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक बेवर हो जाएगा। ठीक है। ओम किसका मात्रक हो जाएगा? प्रतिरोध का मात्रक हो जाएगा। टेस्ला किसका मात्रक हो जाएगा? चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में यदि धारा I और वोल्टेज V के बीच कलांतर फाई हो तो शक्ति गुणांक होता है। देखिए शक्ति गुणांक फाई हो तो मतलब कलांतर फाई हो तो शक्ति गुणांक क्या फॉर्मूला हो जाता है? तो ये होता है कॉस फाई, यही होता है कॉस फाई इक्वल टू R अपॉन में Z। ठीक है। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, एक अपचाई ट्रांसफार्मर में क्या घटता है? ठीक है। तो एक अब देखिए ट्रांसफार्मर दो प्रकार के, ठीक है, दो प्रकार से हम लोग लेते हैं। एक को बोलते हैं अपचाई, अपचाई ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर। एक को बोलते हैं ऊंचाई ट्रांसफार्मर। अपचाई ट्रांसफार्मर में ये क्या करता है? तो ये उच्च वोल्टेज को किस में बदलता है? निम्न वोल्टेज में। ठीक है। यह उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में बदलता है। यह धारा के प्रबलता के मान को बढ़ाता भी है। यह धारा के प्रबलता मान को क्या करता है? बढ़ाता है। ठीक है। तो ये जो है ऊंचाई ट्रांसफार्मर, ये निम्न वोल्टेज को किस में बदलता है? उच्च वोल्टेज में। इसमें जो देखिए अपचाई ट्रांसफार्मर में प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या अधिक होती है। इसमें प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या अधिक होती है जबकि द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या कम होती है।
और ऊंचाई ट्रांसफर में प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कम होती है, जबकि द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या ज्यादा होती है। इस बात को ध्यान में रखना है, क्वेश्चन आएगा ही। अगला क्वेश्चन, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर तो पता है नहीं। एक अपचाई ट्रांसफार्मर, देखिए अपचाई ट्रांसफार्मर यही है। ट्रांसफार्मर में क्या घटाता है? तो ये उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में घटा देता है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंगों के अस्तित्व की प्रयोगात्मक पुष्टि किसने किया था? तो इसकी अस्तित्व की प्रयोगात्मक पुष्टि हर्ट्ज ने किया था। हर्ट्ज ने कब किया था? 1887 से वो 1888 के बीच में। ठीक है। इसका खोज मैक्सवेल ने ही किया था, लेकिन इसको आगे जाके पुष्टि किया हर्ट्ज ने। चलिए अगला क्वेश्चन, सबसे कम तरंग दैर्घ्य वाली विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो सबसे कम तरंग दैर्घ्य वाली जो विद्युत चुंबकीय तरंग है वो आपका गामा किरणें हो जाएगी। कौन किरणें? गामा किरणें। ठीक है, ठीक है। जो और इसकी जो आवृत्ति हो जाएगी वो सबसे अधिक हो जाएगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर इसकी क्षमता होगी। देखिए उत्तल लेंस बात कर दिया गया है। उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है वो क्या होती है? पॉजिटिव होती है, या ठीक है, या फोकस पॉजिटिव होती है। देखिए कैसे बन जाएगा। तो आपको क्या होना है? इसकी क्षमता P इक्वल टू क्या फार्मूला होती है? 100 अपॉन में F। तो P का P रहने देते हैं, 100 अपॉन में F के जगह पे 50 कट जाएगा, 5 दूनी 10। तो P कितना आया? 2 डायोप्टर आया, किसमें? प्लस में। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आकाश के नीले रंग का कारण है। तो आकाश के नीले रंग का प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो नीला रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। ठीक है, नीला रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। और किस रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है? तो आपका लाल रंग का जो प्रकीर्णन होता है वो सबसे कम होता है। अगला क्वेश्चन, कांच का अपवर्तनांक किस रंग के लिए न्यूनतम होता है? कांच का अपवर्तनांक, तो कांच का अपवर्तनांक जो होता है वो लाल रंग के लिए न्यूनतम होता है। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और बैंगनी रंग के लिए सबसे अधिक होता है। अगला क्वेश्चन, दो लेंस जिनकी क्षमता -15 डायोप्टर और 5 डायोप्टर को संपर्क में रखने पर संयोजन की फोकस दूरी होगी। तो देखिए पहले पी टोटल निकाल लेते हैं। दो को लेंस है, एगो का क्षमता -15 डायोप्टर है, एगो का 5 डायोप्टर है। टोटल क्षमता कितनी होगी? दोनों को संपर्क में रखा गया है, सटा के रखा गया है। देखिए -15 डायोप्टर और +5 डायोप्टर। आपको पी टोटल निकालने का है तरीका क्या होता है कि दोनों क्षमता को जोड़ दीजिए, P1 + P2। यही हम कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा? पी टोटल क्या हो जाएगा? टोटल क्षमता यहाँ पर क्या हो जाएगा? -10 डायोप्टर। अब आपका पी आ गया -10 डायोप्टर, तो वही फोकस दूरी निकालना है। क्या हो जाएगा? F इक्वल टू सेंटीमीटर में लगाना है तो 100 अपॉन में P। तो F इक्वल टू क्या आ जाएगा? 100 अपॉन में -10। तो काटिए, 0 से 0 कट गया, तो F का जो वैल्यू आएगा -10 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, खगोलीय दूरदर्शक में अंतिम प्रतिबिंब होता है। तो खगोलीय दूरदर्शक में जो अंतिम प्रतिबिंब होता है वो काल्पनिक और उल्टा होता है। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रकाश के व्यतिकरण के लिए कलानिबद्ध स्रोत या कलाबद्ध स्रोत आवश्यक है क्योंकि वे उत्पन्न करते हैं, तो वो समान आवृत्ति और नियत कलांतर उत्पन्न करते हैं। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बूस्टर का नियम संबंधित है। तो बूस्टर का नियम आपको ध्रुवन से संबंधित है। इसका फॉर्मूला भी होता है μ = tan I/P। यही बूस्टर का नियम का फॉर्मूला है, ध्रुवन से संबंधित होता है। अगला क्वेश्चन,
प्रकाश विद्युत प्रभाव में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा निर्भर करती है। तो अधिकतम काइनेटिक एनर्जी किस पे निर्भर करती है? तो आइंस्टीन ने फॉर्मूला भी दे दिया कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो किस पे निर्भर करेगी? तो एच न्यू माइनस फाइव, मतलब आवृत्ति पे भी करेगी और कार्यफलन पे भी करेगी। तो इसमें ऑप्शन क्या है? आवृत्ति सिर्फ है तो प्रकाश की आवृत्ति पे। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य लेमडा बराबर है। तो डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य लेमडा बराबर क्या है? देखिए डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य लेमडा का जो फॉर्मूला होता है वो एच अपॉन में पी होती है। एच अपॉन में पी, यहीं से हम लोग लेमडा इक्वल टू एच अपॉन में पी को एम भी लिख सकते हैं, तो ये भी हो सकती है। तो देखिए दोनों में से कौन हो जाएगा? एच अपॉन में एम भी। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या होगा? देखिए कैथोड किरणें समूह है, किसका है? तो ये इलेक्ट्रॉनों का समूह है। कैथोड किरण जो है इलेक्ट्रॉनों का समूह है। इसका आंसर ऑप्शन ए है। अगला क्वेश्चन, थॉमसन मॉडल या जे थॉमसन इसी को बोलेंगे के अनुसार परमाणु होता है। तो जे थॉमसन मॉडल के अनुसार परमाणु उदासीन होता है, ठीक है। और जे थॉमसन का मॉडल क्या है? तो ये परमाणु का तरबूज के समान माना है। किसके समान? तरबूज के समान। तो यहाँ से कुछ और भी क्वेश्चन आज ध्यान में रखिए। इलेक्ट्रॉन का खोज, इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? तो ये जे थॉमसन, थॉमसन, ठीक है। प्रोटॉन का खोज किसने किया था? प्रोटॉन का खोज कौन जगह? रदरफोर्ड, रदरफोर्ड। न्यूट्रॉन का खोज, न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था? जेम्स चैडविक, जेम्स चैडविक। चलिए समझ गए। देखिए परमाणु मॉडल उदासीन सभी ने माना, जे थॉमसन हो गया, रदरफोर्ड आ गया, इस सब ने भी बताया कि परमाणु कैसा होती है? उदासीन ही होती है। अगला क्वेश्चन, रेडियो एक्टिव क्षय के लिए कौन सा समीकरण सही है? तो रेडियो एक्टिव क्षय के लिए ये एन इक्वल टू ए नॉट ई के पावर माइनस लेमडा टी। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और यहाँ से रेडियो क्षय की अर्ध आयुकाल जो होती है टी हाफ, वो याद रखिएगा 0.693 अपॉन में लेमडा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कण सबसे अधिक अस्थायी है? तो सबसे अधिक जो है वो आपका ऑप्शन सी न्यूट्रॉन होता है, जो अस्थायी होता है। जैसे प्रोटॉन स्टेबल होता है, इलेक्ट्रॉन भी स्टेबल होता है, अल्फा कण भी स्टेबल होता है। तो जो है न्यूट्रॉन होता है वो सबसे अस्थायी होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अर्धचालक में वर्जित ऊर्जा अंतराल की चौड़ाई होती है। तो ऊर्जा अंतराल की चौड़ाई, देखिए चालक में जो वर्जित ऊर्जा अंतराल है वो होती है 0, ठीक है। जो अर्धचालक होती है, अर्ध चालक, इसमें वर्जित ऊर्जा अंतराल होती है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। कुचालक जो होती है, कुचालक, ठीक है, कुचालक जो होती है उसमें वर्जित ऊर्जा अंतराल होती है, वो होती है लगभग 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा, ठीक है। तो इसका आंसर सेमीकंडक्टर पूछा है, मतलब अर्धचालक, तो इसमें जो ऊर्जा अंतराल होगी बहुत ही कम, लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होती है। अगला क्वेश्चन, नैंड गेट का संकेत होता है। तो देखिए नैंड, इसमें नॉट और एंड जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है? नॉट और एंड, ठीक है। तो एंड कैसा होता है? इस प्रकार का होता है, इस प्रकार का एंड हो जाता है। और नॉट का कैसा होता है संकेत? इस प्रकार का होता है, ठीक है। तो यही जुड़ के, यही दोनों जुड़ेगा तो सिर्फ इसका ये जो है ना, यहाँ पे लग जाएगा चुटपुटिया, जिसको कहते हैं हम लोग आसान से भाषा में, ठीक है। ये आपका कहाँ लग जाएगा? यहाँ पे नोट का। तो ये आपका क्या हो गया? नैंड गेट का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे कुछ बातें भी समझ लीजिए। मूल गेट 3, कितने मूल गेट आपका 3 होती है? कौन कौन? और एंड और नॉट।
ऑड गेट का जो बूलियन व्यंजक होती है y इक्वल टू a प्लस बी होती है। इसका जो संकेत होती है ये आपका इस टाइप का कर्व टाइप का, ठीक है। इसको इनपुट इसको बोलते हैं, इधर वाले को इसको बोलते हैं आउटपुट। यहाँ से इनपुट में a और b को भेजते हैं, वहाँ y इक्वल टू a इंटू मतलब a प्लस बी हो जाता है, ठीक है। एक होता है एंड गेट, ए एन डी एंड का जो बूलियन व्यंजक होता है y इक्वल टू a इंटू बी होता है। इसका जो फिगर होता है इस प्रकार का होता है, डी टाइप का, ठीक है। किस टाइप का? डी टाइप का। इसको बोलते हैं इनपुट, इसको बोलते हैं आउटपुट, ठीक है। आउटपुट यहाँ से ए जाएगा बी जाएगा, यहाँ पे जो आउटपुट निकलेगा ए इंटू बी। नोट का तो देखिए लिए अभी कैसा होता है। नोट का जो बूलियन व्यंजक होता है y इक्वल टू क्या होता है ए बार, ठीक है। इसका फिगर ये त्रिभुज में यही होता है। इसको बोलते हैं इनपुट, इधर वाले को बोलते हैं आउटपुट, ये हो जाएगा, ठीक है। यही आपका पूछ ले नैंड गेट का, NAND नैंड गेट का बूलियन व्यंजक, तो y इक्वल टू ए इंटू बी, वाई इक्वल टू ए इंटू बी बार। यही पूछ ले नॉर गेट का बूलियन व्यंजक, नॉर गेट का, तो वही और में y इक्वल टू ए प्लस बी और हो गया, इस पे बार लग जाएगा, ठीक है। ये नॉर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, मॉडुलन सूचांक का मान सदैव रहता है। तो मॉडुलन सूचांक का जो मान होता है वो 0 और 1 के बीच ही होता है। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, व्योम तरंगे द्वारा संचार आधारित है। तो व्योम तरंगे जो द्वारा जो संचार आधारित है वो आयन मंडल के द्वारा परावर्तन पर होता है, ठीक है। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एलईडी का पूरा नाम क्या होता है। तो एलईडी का पूरा नाम आपका लाइट इमिटिंग डायोड होता है। क्या होता है? लाइट इमिटिंग डायोड। क्या हो जाता है? डायोड। इसका आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर किसके बराबर होता है। देखिए चुंबकीय फ्लक्स का तो मात्रक वेबर होता है, और वेबर तो ऐसा ही मात्रक होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है फाई इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। बी मीन्स क्या? चुंबकीय क्षेत्र, इसका मात्रक तो टेस्ला हो जाता है, और ए मीन्स क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, तो टेस्ला मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। इसका कुछ और भी मात्रक होती है चुंबकीय फ्लक्स का, वो भी देख लीजिए। एक मात्रक तो याद करके रखिएगा, ये हो जाती है वोल्ट सेकेंड, ठीक है। ये फैराडे के नियम से इस वाले फार्मूला से आता है, E इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन में डी टी। यहीं से ये विद्युत वाहक बल का इसका मात्रक वोल्ट और टी का मतलब सेकेंड, ठीक है। सेकेंड, तो यहाँ से हो जाएगा वोल्ट सेकेंड, क्रॉस करके यहाँ से आती है, ठीक है। एक और भी मात्रक इसका याद रखिएगा, विद्युत फ्लक्स का सीजीएस मात्रक जो होती है, क्या होती है? सीजीएस मात्रक, विद्युत फ्लक्स का सीजीएस मात्रक वो हो जाती है आपका, क्या हो जाती है? मैक्सवेल। क्या होती है? मैक्सवेल, ठीक है। एक वेबर बराबर जो होती है वो 10 के पावर 8 मैक्सवेल के बराबर होती है। चलिए अगला क्वेश्चन, एक एएमयू का मान किलोग्राम में है। तो एक एएमयू का जो मान होता है वो 1.66 गुने 10 के पावर माइनस 27 kg होता है। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए इस वीडियो में हम लोग इतना ही तक रहने देते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।